7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चाइना पहुंचे थे और चीन की धरती पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से भारत के अडिग रुख को दुनिया के सामने रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत का रुख एकदम साफ रहा है। हम आतंकवाद पर, आतंकवाद के आकाओं पर हमला करेंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे, उनको उनके घर में घुस करके मारेंगे। और यही संदेश एक बार फिर से चीन की धरती में पाकिस्तान की मौजूदगी में दिया गया। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका था जब राजनाथ सिंह और उनके पाकिस्तानी काउंटरपार्ट ख्वाजा आसिफ एक ही मंच पर आमने सामने थे और वो भी चीन के अंदर। इस बैठक में भारत ने न केवल पाकिस्तान पर कड़ा संदेश दिया बल्कि पाकिस्तान और चीन की ओर से संयुक्त घोषणा पत्र यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर करने की जो कोशिश थी उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन इसमें पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था और इसके उलट पाकिस्तान की मांग पर बलोचिस्तान का उल्लेख शामिल किया गया था। फिर क्या था, राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से ही इनकार कर दिया और पाकिस्तान को उसके मुंह पर आतंकवाद से जुड़े मुद्दे पर जमकर लताड़ लगाई। इतना ही नहीं, बैठक में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को पूरी तरीके से इग्नोर किया। दोनों के बीच किसी तरह की औपचारिक अभिवादन भी नहीं हुआ। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted. But we had participation of our Raksha Mantri. He also reiterated the need to uphold the perpetrators, organizers, financiers, sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, they to be held accountable and bring them to justice. He also urged all SCO members. He said that we must in lockstep in our endeavor. We must all be in lockstep in our endeavor in strengthening stability and security in our neighborhood. तो ये बात तो साफ है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद आतंक के खिलाफ अपनी क्लियर लाइन ले रखी है, चाहे वो G7 का मंच हो, SCO हो या फिर भारत के अंदर हो। भारत का एक ही स्टैंड क्लियर रहा है कि आतंक को ना ही हम बर्दाश्त करेंगे और अगर किसी ने हमला करने की जुर्रत की तो उनको उसका जवाब मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर भारत के अंदर बार बार एक राजनीति हो रही थी कि भारत ने सरेंडर कर दिया है, उसी डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये हो गई है कि उनकी बात ना तो ईरान मान रहा है ना ही इजराइल मान रहा है। बार बार उनको दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ट्रंप भारत पाकिस्तान के बाद अब कह रहे थे कि मैंने ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवा दिया। उन्होंने ये कहा कि हमने ईरान को, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसको पूरी तरीके से तहस नहस करा दिया। हमने ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन उनकी बातों का, सारी बातों का खंडन लगातार ईरान से भी आ रहा है, इजराइल से भी आ रहा है। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। आज देश किस पर भरोसा करेगा? डोनाल्ड ट्रंप पर और उनके बयानों को लेकर के जो राजनीति हो रही है, या फिर
वो लाइन जो भारत ने देश से लेकर के विदेश की धरती पर लगातार रखी है कि हम आतंक के खिलाफ एक्शन लेंगे और हमारे लिए हमेशा इंडिया फर्स्ट है। अड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस के, मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, और मेजर जनरल बिशंबर दयाल, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यानी कि शिवम त्यागी, एक बात तो आज चीन की धरती से साफ हो गई है ना, किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आप जिन जिन देशों को अपना दोस्त बुलाते हैं वो देश वहां एससीओ में मौजूद थे। अभी तो चीन से भी मुलाकात करके आए हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने शर्म अल शेख की ही तर्ज पर बलूचिस्तान का एक जिक्र उस जॉइंट डिक्लेरेशन में डाल दिया था। तो कैसे दोस्त हैं ये हमारे? लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर है, जो बैक है वो बिल्कुल सीधी है कि जॉइंट स्टेटमेंट में जब इस तरह की बातें आई और खास तौर पर बलूचिस्तान अट्रॉसिटीज को लेकर वहां पर स्टेटमेंट में बातें डाली, लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें हमारे ऊपर जो हमला हुआ उसको नहीं डाला गया तो हमने उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। और टेररिज्म को लेकर भारत का स्टैंड इतना ही क्लियर होना चाहिए कि जब आप टेररिज्म से लड़ रहे हो, जब आतंकवाद से लड़ रहे हो, जब आतंकवाद की बात कर रहे हो, तो कोई जो भी दुश्मन देश है ना वो मोस्ट फेवर्ड नेशन हो सकता है, ना उसके साथ कोई समझौता हो सकता है, ना टेररिज्म पर कोई बात हो सकती है, उसका सिर्फ जवाब दिया जा सकता है। गोली का जवाब गोले से ही दिया जा सकता है और आतंकवाद के लिए यही एक लाइन होनी चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, सरकार कोई भी हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं सरकार ने यहां पर, भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि टेररिज्म को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हम जवाब भी देंगे। एनी एक्ट ऑफ टेरर वुड बी ट्रीटेड एज एड वॉर, और इसके अलावा अगर कुछ भी होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम उसमें बॉ डाउन करने वाले नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, कोई सरेंडर नहीं है, लाइन क्लियर है? सरेंडर तो सबसे बड़ा यही है पद्मजा, आप तो डिफेंस के उस पर हैं, बैकग्राउंड जानती हैं। संघाई कॉरपोरेशन में हम लोग गए क्यों? जिस जगह पर पाकिस्तान उपलब्ध है, जिस जगह पर वहां पर पाकिस्तान पहले से बैठा हुआ है, जिन 8 देशों में, हम लोगों ने उसका बहिष्कार क्यों नहीं किया? पहला सवाल हमारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार से है। एक तरफ कहते हैं पानी और खून साथ नहीं बह सकता, आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से बात नहीं होगी, आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा हम कोई क्रॉस बॉर्डर बात नहीं करेंगे, कोई व्यापार की बात नहीं करेंगे, कोई सहयोग की बात नहीं करेंगे, कोई पानी की बात नहीं करेंगे। तो हम संघाई कॉरपोरेशन में करने क्या गए थे? क्योंकि संघाई कॉरपोरेशन तो व्यापार के कॉरपोरेशन का एक अड्डा है। आप बताइए हमें। और उससे पहला सवाल आपने बहुत माकूल उठा लिया, एनएसए डोबल क्या करने गए थे? उसके बाद आप आ जाइए कि साहब संघाई कॉरपोरेशन से पहले G7 में मोदी जी क्या करने गए थे? वहां पर इजराइल की हिमायत हो रही है और हमारा देश ईरान की हिमायत कर रहा है, पूरा देश। लेकिन भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी G7 में क्या डिक्लेरेशन साइन करने जा रहे हैं? तो मेरा बड़ा स्पष्ट है कि जिस जगह पर पाकिस्तान है, हमारे रक्षा मंत्री वहां गए क्यों? इतनी बड़ी हमने बेइज्जती कैसे कराई? हमने कैसे आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं की ना? हम तो वहां पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बात करने गए थे। उसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के भी देश मौजूद थे, उसमें वहां पर आपका रशिया भी मौजूद था, चाइना से तो अभी मिलके आए हैं। जी, उनके साथ तो रिलेशनशिप है ना, पाकिस्तान से कहां हमने एंगेज किया? हाँ, मैं बताता हूं आपसे। आप इससे पहले भी हमारा एक संगठन है, जनरल शायद बिशंबर दयाल बैठे हुए हैं यहाँ पे, जनरल साहब अच्छे तरीके से जानते हैं, दूसरे जनरल साहब को मैं नहीं जानता हूं। मैं आपको बताऊं, सार्क है हमारा, यही संगठन है, इसी कॉरपोरेशन का संगठन है। जब पाकिस्तान आतंकवाद करता हम सार्क की कोई मीटिंग नहीं होने देते। आप बात समझिए हमारी। है क्या कि एक तरफ खून और क्या नाम व्यापार कैसे साथ साथ चलेगा? वो हमारा खून बहाते जा रहे हैं और हम संघाई में उनके साथ बैठ रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ बैठ रहे, चाहे डायरेक्ट बैठे चाहे इनडायरेक्ट बैठे। भारत की सरकार को नरेंद्र मोदी, जनरल दत्ता, वहां जाना ही एक सरेंडर था। इससे पहले कि आप जवाब दें शिवम त्यागी, वहां जाना ही एक सरेंडर था। भले से वहां जाके आप कहें कि भाई हमने उनको नमस्ते नहीं किया, हमने उस पर साइन नहीं किया। नहीं पद्मजा, देखिए ऐसा है, जो इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, जो एक रीजनल कोऑपरेशन, पीस, डिफेंस के रिलेटेड हैं, उस कोऑपरेशन के अंदर आप जब जा रहे हैं, जो पाकिस्तान हेड नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान में हो रहा है, वो चीन में हो रहा है, तो वो वहाँ जाना वाजिब है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने
जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ना उससे हाथ मिलाया, ना उसको देखा, ना उसको उसकी तरफ कोई इंटरेक्शन हुआ, टोटली तरह नज़रअंदाज कर दिया उसको। और जहाँ तक जो जॉइंट स्टेटमेंट का सवाल है, जॉइंट डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, जितने भी मुद्दे डिस्कस हुए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली स्टेट किया है कि जो पीस, प्रॉस्पेरिटी और जो टेररिज्म, ये इकट्ठा नहीं चल सकता है। और वही जो मुद्दे हम यहाँ लगातार दोहराते रहते हैं, वही मुद्दे वहाँ पर भी बताए, और वहाँ पर इसको एम्फसाइज किया गया कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो नॉन स्टेट एक्टर का बहाना बना के लोग, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्चुअली है और उसको नॉन स्टेट बोला जाता है, और उसके साथ साथ में जो न्यूक्लियर जिसको आप वेपन्स बोलें, अगर वो इन सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में चले जाएं, जिसका डर, अगर आप देखें इजराइल ईरान का जो जंग हुआ, वो इसी मुद्दे को लेके हुआ था कि अगर वो जो न्यूक्लियर डिवाइस है वो उन प्रॉक्सीज के हाथ में चला जाए जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो फिर एक नॉर्मल जो दूसरे पीस लविंग कंट्रीज हैं उनका क्या होगा। जनरल दयाल, आप स्माइल कर रहे हैं, क्यों आप इससे सहमत नहीं हैं कि हमने जा करके पाकिस्तान के सामने बैठ करके उनको कहा कि भाई आप टेररिज्म को शेल्टर देते हैं और अब हम ये नहीं सहेंगे? नहीं, देखिए, मैं जिस बात पे स्माइल कर रहा हूँ वो बात आप शायद नहीं समझेंगे। मैं स्माइल कर रहा हूँ कि देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि सार्क गेम्स वगैरह में भारत का दबदबा है, हमने उन मीटिंग्स को कैंसिल भी किया है, लेकिन SCO, ब्रिक्स, UN, ये लार्जर प्लेटफॉर्म्स हैं। और मैं नहीं समझता कि भारत को, और पहले से नहीं पता भारत को कि भाई वहाँ डिक्लेरेशन का पहले कोई ड्राफ्ट आया हो इस किस्म से। ये तो वहाँ जाके बातें करके, नेगोशिएट करके ही भारत को, मतलब मैं समझता हूँ, असली मुद्दों पर पता लगेगा ना। और मेरा मानना ये है कि देखिए, लड़ाई हमारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है, और हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं और चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। हमारा चाइना का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का ही एक तरह से प्रॉक्सी स्टेट है। जिस तरह से दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है अब पिछले 5-7 साल से, जब से उसने इन्वेस्टमेंट्स की हैं पाकिस्तान में, हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, पर चाइना से इस टाइम पे हम कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं ताकि उसको कंटेन किया जा सके और पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सके। तो अगर पाकिस्तान को आइसोलेट करना है तो भारत को हर एक संस्था में, UN हो, SCO हो, ब्रिक्स हो, जिस भी G20 हो, कॉन्स्टेंटली भारत को एफर्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, बिल्कुल आइसोलेट। बिल्कुल, तो उसको बॉयकॉट करने से तो उनको वॉकओवर मिल जाता है ना। मैं तो यहां तक मानता हूं, लड़ाई के टाइम अगर उसने कुछ टर्की से ले लिया, उसने कुछ अजरबैजान से ले लिया, तो ओपनली, पब्लिकली सारी पब्लिक ये कह के कि पाकिस्तान तो दुश्मन है ही, हमारा टर्की भी दुश्मन है, हमारा अजरबैजान भी दुश्मन है, हमारा वो भी दुश्मन है। भाई, दुश्मनी तो हमारी सिर्फ रड़क जो हमें दुख जो देता है, जो भारत की छवि खराब करता है, भारत में आतंकवाद फैलाता है, वो तो पाकिस्तान है। बाकी वो कहां से क्या लेता है, सब दुनिया में दोस्त बनाओ। दुनिया में भारत को सबसे ज्यादा, दुनिया के अंदर आज दुनिया को पीस की आवश्यकता है। भारत पीस लविंग कंट्री है, भारत सत्याग्रह पे चलने वाला मुल्क है, भारत ने नॉन वायलेंस का दुनिया को मैसेज दिया है, भारत ने दुनिया में 53 कंट्रीज से कॉलोनाइजेशन खत्म करने में, गांधी जी की शुरुआत में दुनिया ने कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइज हुई है। तो भारत को तो बुद्धा का देश है, भारत को तो शांति और शांति में जाना आप सरेंडर तो नहीं कह सकते ना। लेकिन टेररिज्म के अगेंस्ट भारत को किसी किस्म की रायत नहीं बरतनी चाहिए। टेररिज्म और विस्तारवाद, बिल्कुल, देखिए SCO में जाकर के विस्तारवाद और आतंकवाद का प्रिंसिपली भारत को विरोध करना चाहिए। तो यही तो उन्होंने चाइना के अंदर किया है। अगर आप नहीं जाते, अगर आप उसको बॉयकॉट कर देते, तो आप तो एक तरीके से वॉक ओवर दे देते ना उसको। मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा। देखिए, भारत एक मजबूत देश है। हमारी डिप्लोमेसी को क्यों आप लोग फ्री छोड़ रहे हो? सबसे बड़े डिप्लोमेटिक कोर है हमारी, और हमारी डिप्लोमेटिक कोर को पहले से इंटरजेक्ट करना चाहिए ना कहीं।
शिवम कि आप त्यागी। ये कैसे, आप किस तरह ड्राफ्ट करा रहे हो? ठीक है। आप डिफेंस मिनिस्टर पे मत जाइए, वो डिफेंस मिनिस्टर ठीक है, है, उन्होंने शिवम वो किया। हर बात जो है हम अपने प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ देते हैं, अपने डिफेंस मिनिस्टर पे छोड़ देते हैं, जिसमें डिप्लोमेटिक कोई भी हम गृह मंत्री पे गृह की प्रॉब्लम छोड़, अरे ऑफिशियल्स हैं। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे इंडिया आ गया था बैकफुट जब पे यहाँ नहीं, बैकफुट पे कहेंगे तो हमें फिर गलत ढंग से लिया जाएगा। हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है, देखिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, वो स्टेट्समैन है, वो इतने अच्छी तरह बोले, सब कुछ बोला, सब कुछ नकार कर दिया और उठ के चले आए, वेरी गुड। बट जो डिप्लोमेटिक कोर है उसको तो पता होना चाहिए क्या होने वाला है। ठीक है शिवम क्या त्यागी, होने वाला है। पहले ओआईसी में जाकर के मीटिंग होती है, सारे इस्लामिक कंट्रीज एक साथ होते हैं, पाकिस्तान वहां जाता है, पूरा भारत के खिलाफ वहां पे माहौल बनाता है, फिर चाइना में आकर के एक और कोशिश करता है कि भारत को ब्लाइंड साइड कर दे। हमें ज्यादा इसमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हमारे खिलाफ ये पैतरेबाजी हम पहले से ही भाग जाए। मुझे लगता है आदमी को इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस और सेलेक्टिव एमनीशिया नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन शिखंडी की तरह किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह पर किसी भी समय पर चेहरे बदलने नहीं चाहिए। इसी देश में जब 2008 में अटैक हुआ था हमारे देश पर, तो उस समय के जो ऊर्जा मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे थे प्रतिनिधि स्तर पर। हम 2005 से 17 के बीच में जो है ऑब्जर्वर के तौर पर थे एससीओ में, परमानेंट मेंबर नहीं थे, वो 17 में हुए, लेकिन सुशील कुमार शिंदे वहां पर 2008 में थे। किस कैपेसिटी में थे? क्या उन्होंने कोई जॉइंट स्टेटमेंट रोका था? क्या नहीं रोका? कोई जवाब है क्या? नहीं कोई जवाब है, छोड़ दीजिए इस बात को। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एसएम कृष्णा और सलमान खुर्शीद शामिल हुए 2010 से 2013 के बीच में, लगातार शामिल हुए। कोई एक स्टेटमेंट छोड़ी थी क्या? अरे कृपया करके बस करिए भाई, ये बेशर्मी उचित नहीं है। 2008 में अटैक हो रहा है, 2012 में पाकिस्तान में जाकर मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा आप उसको थमा रहे हैं, और यहां पर भाषण दे रहे हैं कि नहीं नहीं जाना ही नहीं चाहिए था, अच्छा रहता ना जाते तो। क्यों डिप्लोमेटिक चैनल खोलने? पिटने के बाद, देश के 166 लोगों की जान लीलने के बाद वहां जाकर मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा देकर आते हो। एसएम कृष्णा, सलमान खुर्शीद एससीओ समिट में जाकर जो एक्सचेंज करते हैं, डायलॉग करते हैं, सुशील कुमार शिंदे जाते हैं, वहां बुरा नहीं है। लेकिन आज जब मेरे देश के डिफेंस मिनिस्टर खास तौर पर आंखों में आंख मिला के कहते हैं कि सुनिए जी, अगर यहां पर आप इसको बलोचिस्तान की एट्रोसिटीज को काउंट कर रहे हैं और आपने जो है मेरे देश पर जो हमला हुआ है आप इसको नहीं यहां पर काउंट करते हैं, तो माफ कीजिए, मैं इस जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मैं इसका हस्ताक्षर नहीं करूंगा। यही एक सॉवरेन नेशन का जवाब होना चाहिए, यही एक राष्ट्र का जवाब होना चाहिए, और वही था, और यही कमी थी जो पहले नहीं था। हाँ, पहले सरेंडर आप करते रहे। आज तो राजनाथ सिंह ने सामने बैठ करके पाकिस्तान के, चाइना के, बाकी सारे देशों के उन्होंने कह दिया कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं, वो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फिर इससे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उनके मुंह पे जाकर के कह के आए हैं, बॉयकॉट कर देते, पाकिस्तान अपनी वहां पर चला लेता है, एक जॉइंट स्टेटमेंट बाकी लोग एंडोर्स कर देते हैं। यहां पर आपने मुंह पर जाकर के कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप हिपोक्रिटिकल हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हम ये नहीं सहेंगे। पद्मजा जी, शिखंडी कौन है मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। शिखंडी वो लोग होते हैं जो दूसरे की कमियों को आगे रख करके उसके पीछे कायरों की तरीके से अपने आप छुपते हैं। मान लीजिए 2008 में ऐसा हुआ होगा जब हम सदस्य नहीं थे, मान लीजिए एक बार को, लेकिन क्या आप उसको मान करके जब हम पूर्ण सदस्य हैं उसके, उस वक्त हम अपनी ताकत का मुजाहिरा ना करें? और मैं एससीओ की आपको एक नीति नियम बता देता हूं कि अगर एक भी देश जो है किसी भी वक्तव्य से असहमत होता है तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं जाता है। इसमें कहीं कोई भारत की, नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति का कोई प्रभाव नहीं है, ये उस चार्टर्ड का क्या नाम नियम है। पर हमने इंश्योर किया ना, क्योंकि हमने जाके ऑब्जेक्ट किया, इसीलिए जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। हम बॉयकॉट कर देते सर, तो हमारी एब्सेंस में जॉइंट स्टेटमेंट आ जाता। हमने जा करके अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ये सरेंडर तो नहीं हो सकता ना। आपको क्या हो जाता है? आपको क्या हो जाता है? आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद सरेंडर, नरेंद्र सब कर लीजिए। उससे पहले आप शिवम जी के उसमें तो ना तो आपने नरेंद्र किया ना सरेंडर किया। क्या वहां पे सरेंडर था? अरे सर, मैंने तो जनरल दयाल के लिए भी नहीं किया, जनरल दत्ता के लिए भी नहीं किया। नहीं, तो आप फिर हमारे में क्यों कर रही है? तो और खराब बात हो गई, क्योंकि ये सरेंडर कैसे है, मैं आपसे जानना चाहती हूं। परेशानी है भाई, तो मैंने तो सरेंडर कहा ही नहीं, कोई शब्द मैंने इस बार इस्तेमाल ही नहीं किया सरेंडर का। उन्होंने क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता जो बड़े आदमी हैं, इन्होंने शिखंडी की बात की, मैंने तो शिखंडी का कहा था, सरेंडर कहा था। आप बीच में क्यों बोल रही हैं भाई? आप सबसे बड़ी बात यह कि हमें अपनी बात तो पूरी कहने दीजिए ना। बोलिए ना। हम आपसे डर जाएंगे, हमारा तारतम्य टूट जाएगा। नहीं, कैसे बोल दे आप, बार बार बीच में टोक रही हैं, बीच में मसला ये हो जाता है। अब आप आइए दूसरी बात पर। जो देश चीन लगातार हमारे सैनिकों की, 20 सैनिकों की गलवान में हत्या करी, उसके बाद
हम उसको चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उसको झूला झूला रहे हैं, 17-17, 20-20 बार उनसे मिल रहे हैं, लाल आंखें नहीं दिखा रहे। उसके बाद उसी के देश में हमारा NSA भी जा रहा है, उसी के देश में हमारा डिफेंस मिनिस्टर भी जा रहा है, और उसी के देश में हम व्यापार घाटा भी सह रहे हैं $100 अरब से ज़्यादा। और उसके बाद हम कहते हैं नहीं, हम तो कॉरपोरेशन में कॉरपोरेट करेंगे, और हम अगर पाकिस्तान आ रहा है तो हम जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन नहीं करेंगे। अरे भाई, इसी बात को लेकर के जब आप हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान में भारतीय प्रधानमंत्री का ऑफिशियल स्टैंड है कि जहां जहां पाकिस्तान रहेगा, खून, पाकिस्तान और व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। हम तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं करेंगे जब तक क्या नाम आतंकवाद होता रहेगा। तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या पहलगांव के सारे आतंकवादी पकड़े गए? क्या वार्ता की है पाकिस्तान? ये वार्ता है। आज मैं बताता हूं क्या वार्ता है। ये आज की डेट में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो रहा है, ये वार्ता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो 8 देशों की। कोई डिक्लेरेशन और सुन लीजिए, नहीं हुआ। मैं आपको क्यों नहीं हुआ? नहीं डिक्लेरेशन नहीं हुआ, बातचीत तो हुई ना। संघाई कॉर्पोरेशन में कौन था? पाकिस्तान नहीं था। दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में कोई बातचीत? 8 देशों के बीच में ये रक्षा। अरे भाई, 8 देशों के बीच में बातचीत हुई या नहीं हुई? नहीं बातचीत हुई। दोनों 8 देशों के बीच में बातचीत हुई या? अरे 8 देशों के बीच में बातचीत हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। हमने ये कहा है ना, डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। अरे भाई, आप फिर वही चीज आप बचाती रहिए। आप नरेंद्र मोदी जी को बचा लीजिए TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बुला करके। सर, जो चीज हुई नहीं, क्यों नहीं हुई? यही तो कैसे आप कह सकते हैं कि हो आप ये बात, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारत और पाकिस्तान, चीन और क्या नाम आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे देशों के बीच में बातचीत समिट का हिस्सा थे वो। पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। सबसे पहले क्यों नहीं हो रहा है? समिट में क्यों बातचीत नहीं हुई? आपस में बातचीत नहीं हुई? डिबेट ओपन नहीं, बातचीत डिबेट ओपन है तो फिर लगातार बोल सकते हैं। डिबेट ओपन है। आप मूल रूप से 20 सैनिक के हत्यारे चीन के यहाँ आप जा रहे हैं। भाई रुकिए, आप उसके साथ ट्रेड व्यापार कर रहे हैं। आप जो चीन जो है बैलिस्टिक मिसाइल और जहाज दे रहा है, रोक दीजिए। मेरा निवेदन है, चीन बैलिस्टिक मिसाइल और जहाज दे रहा है, उस चीन के यहाँ आप जा रहे हैं और सारी चीजें करिए। मैं बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि शिखंडी वो होते हैं जो दूसरों की कमियों को गिनाकर अपनी कमी छुपाते हैं। चलिए, माना तो सही कि कमजोर थे और बिल्कुल नाकारा थे, इसीलिए कभी भी जॉइंट डिक्लेरेशन रोक नहीं पाए और लगातार जाते रहे। चुप रहिए, बीच में बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। माना ना कमजोर थे, बस यही मैं कह रहा हूं कि कमजोर थे। वो पाकिस्तान यही मैं कह रहा हूं कि कमजोर कहेंगे और अपनी धरती को छोड़ देने वालों को मजबूत कहेंगे। मैं उनसे बेहतर आवाज है मेरी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता, किसी को आवाज जाती नहीं। अब आ गया, आवाज करिए। अरे प्लीज, बिल्कुल आवाज करिए। ट्रेड डेफिसिट आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ देना आज की डेट में डरपोकपना है। सुरेन जी प्लीज तैयारी करके आया कीजिए, कोई लाभ नहीं है बीच में चिल्ला चिल्ली करने से। यहाँ कोई म्यूजिक थोड़ी ना चल रहा है। तैयारी करने की बात हमारी छोड़िए। शिवम त्यागी अपनी तैयारी की। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड। सुरेंद्र राजपूत के ऊपर कटाक्ष करने की जगह चाहते हैं तैयारी करके आप आया कीजिए। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बोलिए। सुरेंद्र राजपूत जी, बोलिए, लेकिन तैयारी नहीं करनी। आपके स्तर पे थोड़ी ना जाना है भाई। सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो गाली देने लग जाए, ऐसा नहीं करना मुझे। ये तो फिर ट्रेंड हो गया ना। अरे पद्मजा जी, मेरे ऊपर व्यक्तिगत कमेंट होगा, कोई व्यक्तिगत मेरे ऊपर व्यक्तिगत कमेंट होगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। तैयारी करके आया कीजिए। कौन सा कमेंट है आपको शर्म नहीं आती? आया कीजिए, अपने समय में बोलिए, चाहे गाली दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर से कहता हूं कि मैं तैयारी करके आया। हर बात का जवाब देना जानता और समझता हूं। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके गाली भी दे तो अपने समय में दे। शुक्रिया। अब मैं आगे आना चाहता हूं। इन्होंने कहा जिस तरीके, अरे गाली देने का काम प्रेम शुक्ला का है और भारतीय जनता पार्टी का है। प्लीज, गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी का। कोई गाली नहीं दे रहा है। वापस मुद्दे पे आते हैं। देखिए, शिक्षित बच्चे की तरह ये ट्रेंड नहीं हो सकता ना। पहले आप कहेंगे, आप डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहेंगे वाली भाषा है, हमारी देश की विदेश नीति जो इस तरीके से भाषा पर डिबेट नहीं चल रहा। ये आ गई भाषा, ये आ गई वही भाषा सड़क वाली। रुक जाइए भाई, मैंने कहा ना आपसे, शांति रखिए, रुक जाइए। मुझे आपके बीच में नहीं बोलना है। शुक्रिया। कितनी बार बोलूं इस बात को? थैंक यू। ट्रेड डेफिसिट पर आते हैं। इन्होंने कहा जिस तरीके से चीन से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, व्यापार घाटा बढ़ा है, इस देश का चीन से व्यापार घाटा 2004 तक 13 बिलियन था। 2004 से 13 के बीच में वो बढ़कर 190 बिलियन हो गया, 1400 गुना। और 190 बिलियन से लेकर आज अगर मैं 2014 से 2025 की बात करूं तो वो 240 बिलियन है, सिर्फ 30% बढ़ा। आपके समय में 14 गुना यानी कि 1400% 10 साल में बढ़ा। यह है चाइना की चाटुकारिता।
फिर मैं आगे बढ़ के एक और सवाल पूछ लूंगा जो सारा देश पूछता है कि 2008 में जो पैक्ट करके आए थे पार्टी टू पार्टी, उसका हक अदा कर रहे हैं क्या? सिर्फ एक चीज है साफ, भारत टेररिज्म को लेकर अपने स्टैंड पर क्लियर है। पहली सरकारें जो लचर रवैया रखती थी इसके प्रति, अब वो रवैया नहीं रहेगा। हर एक फोरम पर एक और चीज कहना चाहता हूं, एससीओ किसी के एहसान पर नहीं पहुंचे, रशिया की मदद और अपनी वीटो से पहुंचे, तो जाहिर है डिप्लोमेटिक हर एक उस चैनल पर जाकर हर किसी को बेनकाब किया जाएगा, हर दुश्मन को बेनकाब किया जाएगा जो हमारे लिए बैठ करके टेरर हार्बर करेगा। ख्वाजा आसिफ से बात कर रहे थे, जब आपने कहा है कि हम ख्वाजा आसिफ से पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेंगे, आपने चाइना में जाके बात कर ली। हर डिप्लोमेटिक बॉडी पर हर इस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। रही बात उनसे बात करने की, कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन जहां विषय टेरर का है वहां जाकर अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर उनका स्टैंड चेंज कराना है वो भी करेंगे, और अगर कहीं और जाकर उनको बताना है कि किस तरीके से टेररिज्म पर एक तरफा नीति चल रही है, तो चाइना में भी अगर है तो चाइना के सामने ही बता कर आएंगे। और सुरेंद्र राजपूत जी, बड़ा मुद्दा यह है कि यहां पर हर चीज को लेकर के एक ट्रेंड है कि आप किसी तरीके से साबित कर दीजिए कि भारत विश्व पटल पर फेल हो गया है, हमारी विदेश नीति कमजोर है, हम अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। पहले ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा गया, वही शख्स जिसकी बात को आज अली खामेनेई उन्होंने ट्वीट करके, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने क्या जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने कहा था कि ईरान सरेंडर कर जाएगा, अमेरिका को अपने मुंह से यह बात कहनी भी नहीं चाहिए, माउथ इज टू स्मॉल टू से सच थिंग्स। उन्होंने यह कहा है कि अमेरिका के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारा है ईरान ने। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप बैठ करके कह रहे हैं जनरल दयाल कि मैंने ओब्लिटरेट कर दिया है ईरान को हमने खत्म कर दिया है, हमने उनको सरेंडर करा दिया है। अली खामेनेई कह रहे हैं कि भाई आपकी हैसियत नहीं है कि आप ईरान के बारे में ऐसी चीजें कह पाए। उस आदमी के हवाले से क्या हम अपनी विदेश नीति को कमजोर करें, कमजोर कहें, क्या यह सही है जनरल दयाल? देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, ईरान और इजराइल की बात कर रहे हैं। देखिए, अब बाद में कौन क्या कह रहा है, लीडर्स आजकल एक्चुअली पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं ना, वो ज़्यादातर अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को डोनाल्ड ट्रंप से लेके सभी अपनी डोमेस्टिक जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, वोटर बैंक है, उसके हिसाब से बाद में कुछ भी बोल दें। लेकिन एक बात तो दुनिया को माननी पड़ेगी ना कि पीस तो तभी आई ना इस इलाके में, और हम तो चाहते थे पहले दिन से कि ये पीस इनिशिएटिव लें और पीस लाई जाए। वो तो तभी आई ना जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जाओ B-2 बॉम्बर्स गो स्ट्राइक, राइट। उन्होंने ऑब्लिटरेट बोला, तो वो तो प्रेसिडेंट हैं, जो उनकी एयरफोर्स ने उनको फीडबैक दिया होगा वो उन्होंने बोल दिया, और उसकी एक्चुअल असेसमेंट नहीं है पद्मजा। देखिए, कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप की बात को फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते ना। एक मिनट देखिए, स्टेटमेंट्स पे आप कुछ भी जाइए, लेकिन एक बात तो मानोगे कि इजराइल ने भी फायर बंद कर दिया उसके बाद, और ईरान ने भी फायर बंद कर दिया, और थोड़े दिन में और भी बंद कर देंगे। तो पहले हम कहते थे यूनिपोलर वर्ल्ड है, ये ट्रंप पोलर डायरेक्शन से, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं कहते, पर पीछे से उनकी जो टीम है वो क्या स्ट्रेटेजी करती है किसी को भी नहीं मालूम। ठीक है, वो उनकी स्ट्रेटेजी होगी। देखिए, बैकडोर चैनल्स पे उन्होंने बोला कि अब पीस होएगी, एक दो उसके बाद सर वो अपनी स्ट्रैटेजी जो भी करें, लेकिन ये कह देना कि हमारा देश कमजोर था क्योंकि ट्रंप ने बोला कि मैंने मध्यस्थता कराई, ये भी तो सच नहीं है ना। नहीं, हमारे देश की, देखिए मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ईरान और इजराइल की बात कर रहा हूं। मैं कह रही हूं डोनाल्ड ट्रंप पे कितना भरोसा किया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पे आप मत कीजिए भरोसा, मैं कह रहा हूं अगले 7.5 साल ही बातों पर भरोसा करके तो हमारे देश में राजनीति हो रही है ना। अगर 7.5 साल इस दुनिया में अगर किसी कंट्री को ट्रंप पे भरोसा नहीं करना, तो दैट कंट्रीज लॉस। ही इज आवर फ्रेंड, we have strategic relationship with Iran, with America. We have got at different levels, we are taking strategic equipment, strategic technologies, different level हमारी उनकी strategic relationship है। हम उसको क्यों spoil करें? Why should we spoil? अमेरिका से हमने इतनी टेक्नोलॉजीज ली हैं, बार बार इस देश में जो कोई उठ के कह देता है ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। इमेजिन अमेरिका बोलने लग जाए भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, क्या करोगे? इमेजिन कल दोनों प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट वहां बैठे हो और एक बेदिमाग का पत्रकार यूएसए का बोलेगा मिस्टर सो एंड सो योर कंट्री इज टेलिंग प्रेसिडेंट ट्रंप इज लायर। इस किस्म की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना यह है। ईरान और इजराइल के मामले में उसने डिसाइसिव रोल प्ले किया है। स्टेटमेंट्स पे मत जाइए। खुमैनी साहब भी जो हैं, ही इज लकी, उनका देश बच गया, उनका विनाश बच गया, वो वहां से निकल गए, बहुत अच्छे से निकल गए टू फाइट अनदर डे।
उनका कम से कम नुकसान हुआ है। और कम से कम एंड इजराइल भी निकल गया वहां से, नहीं तो इजराइल जो है एक लंबी दौर में फंस जाता। और इजराइल यही भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर में। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, आपने आपने उनके 11 बेसिस खत्म किए, फिर आप वापस आ गए। बिल्कुल किया आपने, तो वो तो बहुत अच्छा किया। तो फिर सर सरेंडर क्यों कहा जा रहा है? यही तो पूरा मूल डिबेट यही है। एक मिनट, मैंने आप भी वही कह रहे हैं। नो, मैंने आपके जो लोग मुझे बुलाते हैं उनको मैं बोलता हूं, हम पॉलिटिकल इश्यूज में हम फौजी हैं, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट मत, इनका काम है वोट बैंक, राइट? हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ देश हित। और मैं एक बात बताऊं, एक मिनट पद्माजा, एक मैं आपको बताता हूं, एससीओ डिक्लेरेशन हुई, आई गिव 100 मार्क्स टू आवर डिफेंस मिनिस्टर, बट इतनी कमजोर कंट्री हमारी पुरानी दोस्त है यार, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यार बेलोरशिया, तजिकिस्तान में इमेजिन हमने उनका बेस यूज किया किसी टाइम पे। ये कंट्रीज हैं, इनमें ये कंट्रीज क्यों नहीं वॉकआउट की? अगर हमारी डिप्लोमेट्स अगर हमारे एक्टिव हो तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर को ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए। उनसे पहले इन कंट्रीज को ऑब्जेक्ट करना चाहिए कि भाई इंडिया तो सफर कर रहा है पिछले 25 साल से। ठीक है, हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े क्यों नहीं है जनरल दत्ता, ये बताइएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सुरेंद्र राजपूत, हमारे डिफेंस मिनिस्टर तक बात ही नहीं आनी चाहिए। देखिए, यहाँ मिलिट्री एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी, तो सुरेंद्र राजपूत जी आप मानेंगे इस वक्त ऑल टाइम लो पे है। उस आदमी का I don't agree. He is not low. Donald Trump is doing what he's saying. Please try and understand. सर, everyone is contradicting him. उनकी बात को कोई मान नहीं रहा है। Imagine. उन्होंने कह दिया, एक सेकंड, इजराइल ने फायर किया अब। सर एक सेकंड, मैं इजराइल फायर कर रहा है, इजराइल फायर कर रहा है। मैं अपना सवाल अगर पूरा कर लूं। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरीके से न्यूक्लियर जो था फॉर्दो पे वो खत्म कर दिया है। उनके खुद के देश के अंदर उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है। ईरान कह रहा है कि भाई यहां पर हमारा कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, हमने, फिर उन्होंने आकर के खुद से कह दिया ईरान फर्स्ट वार्नड अस एंड देन दे बॉम्ब्ड अस इन कतर। उनका समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ईरान ने सच में हमला किया कि नहीं किया, कि फ्रेंडली मैच था, फिक्स्ड मैच था, क्या क्रेडिबिलिटी है? आई विल टेल यू, फिक्स्ड, कोई भी जब ट्रूस होता है ना, कोई भी ट्रूस, कोई भी सीज फायर इस टाइप का होता है, उसमें कहीं ना कहीं फिक्सिंग की जाती है, और वो वही काबिलियत है कतार की, वही काबिलियत। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिएगा। एक प्रेसिडेंट हैं, रात को उनके लोग स्ट्राइक करके आए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, रात को बालाकोट स्ट्राइक करते हैं, हम बोलते हैं ना हमने किया, तो प्रेसिडेंट्स ऐसी भाषा बोलते हैं, उन्होंने गलत नहीं बोला। और मैं आपको बता रहा हूं, अगले 7, 8, 10 दिन लगेंगे लोगों को रियल असेस करने में कि एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है। इतना इजी नहीं है लॉस करना। देखिए, यूरेनियम निकाल दो वहां से, एक 25 साल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में टाइम लिया है ना ईरान ने, उसको रीबिल्ड करने में कितना टाइम लगेगा? तो 4-5 साल तो गए ना उसके। तो आप मतलब, और एक प्रेसिडेंट क्या बोले उसके बाद? बिल्कुल। और एंड सीज फायर हैज एग्जिस्टेड, उसने बोला, और जैसे ही उन्होंने दोबारा फायर किए, ही पब्लिकली टोल्ड आई एम अनहैप्पी विद ईरान, आई एम अनहैप्पी विद इजराइल, एंड नेक्स्ट डे दे डिडंट फायर। तो यार गिव हिम द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिट हम तो दे देंगे सर, पर उनके जो कथन को लेकर के, एक सेकंड सर, उनके कथन को लेकर के हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रही है। मेरा लिमिटेड ये पॉइंट था जनरल दत्ता, कि क्या वो एक मिस्टेक थी जब आपको पता नहीं है कि उनकी खुद की क्या स्ट्रैटेजी है? डोनाल्ड ट्रंप की अपनी खुद की स्ट्रैटेजी है, जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो नोबेल पीस पुरस्कार चाहते हैं, अब उसमें अपने देश को घसीट लेना, ये कितना सही है? पद्मजा, मैं थोड़ा सा एक सिचुएशन क्लियर कर दूं। सबसे पहले ईरान और इजराइल की, इजराइल ने बोला था कि जब तक मैं इसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह नहीं कर दूंगा, कैप नहीं कर दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। और उसको अचीव करने के लिए उसने यूएस से मदद मांगी थी कि मैं फोर्दो को स्ट्राइक करने की मेरी काबिलियत नहीं है, मैं उसको डैमेज नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूं कि अमेरिका हमारी मदद करे फोर्दो में, इस्फहान में और नतांज में, उस एरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और तब तक मैं रुकूंगा नहीं। अब जब तक अगर इजराइल नहीं रुकेगा तो ईरान भी उसको काउंटर स्ट्राइक करता चला जा रहा था। लगातार उसकी मिसाइलें, इन स्पाइट ऑफ जो भी इनके पास डिफेंसिव सिस्टम थे, चाहे इनका आयरन डोम हो, थार्ड हो, डेविड स्लिंग हो, एरो हो, उसके थ्रू निकल के आ रही थी और इजराइल के अंदर तबाही मची हुई थी। अभी उसके बिनस्पत इजराइल को अपने फाइटर जहाज भेज के वहाँ पे फिजिकल अटैक करना पड़ रहा था। ये डिफरेंस इन कैपेबिलिटी ईरान की और इजराइल की। अभी आप देखिए, अगर यूएसए इन 3 जगह पे इजराइल को उसकी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए स्ट्राइक नहीं करता तो जंग नहीं रुकती। तो उसने क्या किया?
अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, उसने बोला ठीक है, विल यूज अ B-2 बॉम्बर्स, वी विल स्ट्राइक फोर्दो, इस्फहान एंड नातांज बाय आवर टोमाहॉक मिसाइल्स, और ताकि इजराइल बोले भाई हमने आपको रिक्वेस्ट किया था, हमने कर दिया, उसके बाद जंग रुक जानी चाहिए। तो उसने क्या किया, वो जंग को रोकने के लिए वो टारगेट को स्ट्राइक किया। उसके अंदर अब था कि नहीं था वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एज पर दी ईरानियन स्टेटमेंट बाय द सीनियर जनरल्स, उन्होंने बोला साहब हमने मार्च के महीने में अपना सारा न्यूक्लियर सेट वहां से निकाल के एक सेफ जगह पे हम ले गए, हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अभी ठीक है, अगर ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ, इजराइल की तमन्ना पूरी होगी कि फोर्दो को फोड़ दिया, इस्फहान नातांज को तबाह कर दिया, अमेरिका ने मदद कर दी इजराइल की। उसके बाद मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, नेतन्याहू प्लीज स्टॉप फाइटिंग, ईरान यू स्टॉप फाइटिंग, तो आई हैव गॉट यू अ सीज फायर। बिल्कुल। अभी सुन लो, अभी अब जो दोनों देश अपनी अपनी पोस्चरिंग और अपनी अपनी पोस्चरिंग, ये फैक्ट है। उसके बाद क्या, ईरान भी तो पोस्चरिंग उसके बाद ईरान ने बोला हमके ऊपर अमेरिका ने हमला किया, हम काउंटर करेंगे, तो अपनी भड़ास निकालनी, उसने बोला ठीक है, उसने हमारे यहाँ मिसाइल मार दी, अपना गुस्सा निकाल दिया। तो चलो, नाउ आई कम टू इंडियन स्टैंड ऑफ सिंदूर। इंडिया स्टैंड नहीं सर, इसमें मेरा सवाल अलग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मेरा सवाल अलग है जनरल दत्ता। इसमें मेरा सवाल यह है कि चलिए सीज फायर हो गया, अब इसमें मान लीजिए ईरान आकर के कह रहा है कि हमारा तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, ये इजराइल और अमेरिका झूठ बोल रहे हैं। क्या ईरान में कोई पॉलिटिकल पार्टी जाके नेतन्याहू से बोलेगी कि तुमने सरेंडर कर दिया है? क्योंकि ईरान तो बोल रहा है कि भाई तुमने उनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं, उनका न्यूक्लियर मटेरियल जस का तस है। ये मेरा पॉइंट था। ऐसा है, क्या किसी और के हवाले से देश की विदेश नीति को कहना कि ये सरेंडर है या कमजोर है, क्या अब ये साबित हो गया है कि ये सही नहीं था? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ईरान अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा है और इजराइल अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा है, और ये स्ट्रैटेजी अमेरिका बोल रहा है हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को धक्का मार दिया। सारे विनर है यहाँ पे, ठीक है। अभी कोई भी देश ये नहीं बोलेगा कि मैं पिट गया। अभी क्या पाकिस्तान ने बोला कि वो हार गया भारत से, वो फील्ड मार्शल बन गया, उसको मतलब वो तो कह रहा है जी हमें हुआ ही कुछ नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जहाँ तक भारत का सवाल था सिंदूर का, उसके अंदर ट्रंप का योगदान नहीं था। पाकिस्तान ने उनको रिक्वेस्ट किया अमेरिका को, हमें बचाओ, हमें मदद करो, ये जंग रुकवाओ, और अमेरिका के जो भी उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र वगैरह थे उन्होंने हमारे यहाँ बात करी, भैया वो सरेंडर करना चाह रहा है, तो हमने बोला कि ठीक है उसको बोलो DGMO से बात कर ले। तो कहने का मतलब यह है वहाँ पर कहीं कोई ट्रेड का टॉक नहीं हुआ, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं हुई जिसमें उन्होंने कोई बात करी हो कि आप रोक दीजिए जंग और हम ट्रेड करेंगे, तो उसको हमने काउंटर किया है। वो गलत स्टेटमेंट है। लेकिन जहाँ तक इजराइल ईरान की बात है, ये चर्चा है, वहाँ डेफिनेटली ट्रंप का योगदान है, क्योंकि उसने इजराइल को भी सेटिस्फाई किया, ईरान को भी एक तरह से बोले सेटिस्फाई कर दिया कि अगर तेरा बच गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे नहीं बनाएगा तू, और तू विल मेक ईरान ग्रेट अगेन, विल डू ट्रेड इन ऑयल, तुम्हारी तरक्की होगी, खुशहाली होगी, अपने आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। लेकिन जो एक चीज और, इजराइल ने बोला है दैट वी विल नॉट टॉलरेट एनी अटैक बाय ईरान इन फ्यूचर। तो स्टेटस क्या है? वही स्टेटस है सदर्न लेबनान का है अभी इजराइल के साथ, कि अगर अभी हिजबुल्लाह कोई हमला करेगा वो तुरंत हम वो जो इन्होंने समझौता किया है वो टूट जाएगा। अभी देर कोई समझौता नहीं हुआ है, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड ईरान कि हम हमारा आगे चल के क्या होने वाला है। इट इज एट द मोमेंट स्टॉपेज ऑफ हॉस्टिलिटीज, ये हॉस्टिलिटीज रुकी यानी कि दोबारा जंग शुरू भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, तो मेरा दोबारा शुरू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दोनों में से शुरू होगी अगर आपने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जबकि ये बात बहुत जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है कि खामेनेई की अगर आप बात सुने तो आज भी उनका जो पहला एड्रेस था ये तथाकथित सीज फायर के बाद बेहद अग्रेसिव था, बेहद आक्रामक था। उन्होंने क्या क्या चीजें बोली है? उन्होंने कहा है कि इजराइल की जो जियोनिस्ट रजीम है हमारी स्ट्राइक्स के बाद काफी ध्वस्त हो गई, वो कोलैप्स हो गई, उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिकन्स अपने अटैक को और ईरान के रिस्पॉन्स को एक तरीके से हमारे रिस्पॉन्स को डिमीन कर रहे हैं, अपने अटैक को एग्जैजरेट कर रहे हैं। दिस इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट शोड द इस्लामिक रिपब्लिक हैज एक्सेस टू इंपॉर्टेंट यूएस सेंटर्स इन द रीजन एंड विल एक्ट व्हेन नेसेसरी। एक तरीके से धमका रहे हैं वो आज भी अमेरिका को, वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को अटैक कर सकते हैं। एक मिनट, ऐसे है
ये नया वॉरफेयर है, कॉन्टेक्टलेस है, इसमें स्ट्रेटेजिक वेपन्स यूज करते हो, किसी किस्म का आप इनडायरेक्ट वेपन्स यूज करते हो, आपके जवान घुसते नहीं, आपने किसी को Special सरेंडर operations कराया करते हो। नहीं, आपने सरेंडर किसी को कराया नहीं। अब पहले आत्मसमर्पण होता था ना कि भाई पाकिस्तान ने 90,000 कैदी हमारी जेब में, आत्मसमर्पण कर दिया। PW अब क्या है? 93,500 93,000 थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखो भाई आपने एलिमिनेट कर दिया हिटलर को, और फिर वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। तो ऐसी कोई नेगोशिएटिंग टेबल पे आया नहीं ईरान और उसके बीच में भी। तो ये कॉन्टेक्टलेस वॉर्स हैं, इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव वॉर्स हैं, डिस्ट्रक्शन होती है इसमें, और इसमें क्लेम्स काउंटर क्लेम चलेंगे, लेकिन ना इजराइल लड़ना चाहेगा, क्योंकि इजराइल का भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। पहली बार तेल अवीव ने वो देखा है जो नहीं देखा था। वहां भी तो स्ट्राइक हुई है, मिसाइल्स गिरी और है, आखिरी दिन भी 4 लोग मरे, 4 सिविलियंस मरे। और मरने से ज्यादा ये कि कैपेबिलिटी, आपकी जो कैपेबिलिटी थी आयरन ड्रोम है, दैट हैज बीन ब्रीच। एक आपका बवाल तो टूटा, जिसको इम्पेनिट्रेबल बोला जाता है। और ईरान का मैं पहले दिन से कह रहा था, देखिए ईरान के पास ना एयर डिफेंस है ना एयर पावर है, लेकिन रेजिस्टेंस है ईरान के अंदर। भाई इतना बड़ा मुल्क है, जर्मनी और फ्रांस इतना। तो पद्मजा ये एक हकीकत है, यही पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि उसने सरेंडर वरेंडर कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान बोलेगा मेरा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि फिजिकल ग्राउंड पे नहीं हुआ, वो मानेगा ही नहीं, थोड़े दिन में रिपेयर कर लेगा। तो आज के हम तो कह रहे हैं अगर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल सॉर्ट आउट करना है, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं तो इस जंग में जो एक बार हालत हमें लड़ना पड़ेगा, उसकी सरेंडर फिर से करवानी पड़ेगी। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनका प्राइम मिनिस्टर आएगा नेगोशिएशन के लिए, तब पाकिस्तान मानेगा, वरना वो ऐसे ही आपको ऐसे तो जिस तरीके से पाकिस्तान अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं दुनिया में, उसी तरीके से आज ईरान के खामेनेई ने भी सीधा जाकर के कैसे अमेरिका को धमका दिया है। जनरल दत्ता ये तो साफ साफ बोल ही रहे। बिल्कुल। देखिए पद्मजा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले भी उसका जिक्र कर चुका हूं। जब रूस यूक्रेन की जंग चल रही थी, 1 साल हो चुका था, बहुत हाई इंटेंसिटी आपस में उनका तबाही हो रही थी, उस समय आउट ऑफ द ब्लू सडनली हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। बहुत ड्रास्टिक अटैक, 1200 इजरायलियों को मारा, 200-250 को पकड़ के ले गए। और जिस प्रकार का हमला किया, जो घिनौना कृत्य, जो बोलते ना एक दहशत गर्दी का जो वर्स्ट सिनेरियो दिखाया उन्होंने। वो क्यों दिखाया? मेरा ये मानना है, किसकी प्रॉक्सी था हमास? ईरान की। उसके बाद हिजबुल्लाह इन्वॉल्व हुआ, हुती इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद सीरिया के माध्यम से भी इजराइल के ऊपर हमले होने लगे। उसके पीछे कौन खड़ा था? ईरान। ईरान के पीछे कौन खड़ा है? रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया। अभी आप बड़ा सीरियसली सोचें, आप अभी आप ये जंग की हम बात कर रहे हैं, और जो खमैनी बोल रहे हैं, ये इतना वो नहीं है जो आपको विजिबली दिख रहा है, ये बहुत डीप रूटेड है। इसके पीछे जो सुपर पावर्स हैं उनका सबका इन्वॉल्वमेंट है, रूस का भी है, चीन का भी है, नॉर्थ कोरिया का भी है, ईरान का भी है। और ये बात इसको अमेरिका को भी पता है, इजराइल को भी पता है। उसका पूरा फोकस चेंज होकर कहाँ चला गया था? इजराइल पे। और अभी जब ये जंग शुरू हुई इजराइल और ईरान की, सारा फोकस रूस और यूक्रेन से हट के कहाँ गया? इजराइल और ईरान के ऊपर। और ईरान, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इट इज एट द मोमेंट द वर्ल्ड क्लास। अभी लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम काउंटर कैसे करेंगे, यहाँ आगे चल के हम कैसे वो जो स्टैंडर्ड अचीव करें, ताकि आपको बिना कंटैक्ट के और बिना कोई काउंटर के आप उसको दुश्मन को तबाह कर पाएं। जिस प्रकार हमने ब्रह्मोस से पाकिस्तान का बैंड बजाया, उसी प्रकार ईरान ने अपनी जो जितनी मिसाइलें चलाई, हाइपरसोनिक मिसाइलें चलाई, क्लस्टर बॉम्ब फेंके इनके ऊपर, वो उसने बता दिया। और डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े कॉन्फिडेंट है, क्योंकि कल उन्होंने जो ब्रीफिंग दी थी उसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आज छोड़िए, आने वाले कुछ सालों तक ईरान के पास कोई बॉम्ब वॉम्ब नहीं होने वाला है। ईरान की कहानी अब पूरी तरीके से एक तरीके से समाप्त हमने कर दी है। जनरल दयाल, इनको तो अब दे ही देना चाहिए। No, he is not working for peace prize. He will win another term in America. He will win. I can tell you. Change the constitution. पर आपको लगता है कि हाँ देश में लोग उनके मान जाएंगे? अरे I talk to people, मान क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इनके तो सारे डेमोक्रेट्स, इनके चैनल्स ये सब कह रहे हैं, सबूत गैंग जैसे कहते हैं। सबूत मैं देता हूँ। पूरा EU, पूरा यूरोप 5% डिफेंस एक्सपेंडिचर पे मान गया ना। पूरा यूरोप और इंग्लैंड
टर्म्स एंड कंडीशंस पे मान गया, ट्रेड की टर्म्स एंड कंडीशंस। नेटो के चीफ ने तो इनको डैडी बोल दिया। नेटो के चीफ ने तो इनको डैडी बोल दिया। I don't go. Daddy told Israel and Iran, 2 kids fighting. Stop it. Let's not. He is doing. This is his style. But his team, which works 24/7 backdoor team, वो strong है, और जो ये करना चाह रहे हैं वो करते जा रहे हैं। ये देखना, अभी थोड़े दिन में चाइना और इनकी ट्रेड डील भी होगी, आई कैन अश्योर यू। तो मेरा मानना ये है कि हमारे लोग, हमारे सब, एक बात, हमारी पिछले 20 साल लगे हमें दोबारा रीस्टैब्लिश करने में अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ, और हम एक तरफ रशिया, इमेजिन एससीओ में रशिया है, मैं तो रशिया है, और वो इसको स्टेटमेंट को कैसे परमिट कर सकता है? और सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरीके से हमने जो अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इतने सालों के बाद एस्टैब्लिश की है, स्ट्रेंथन की है अमेरिका के साथ, कहीं उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से हम डैमेज तो नहीं कर रहे हैं, उसको हम खंडित तो नहीं कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।